बस इस महीने में शुभम सूर्यवंशी और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। सो थ्योरेटिकल पार्ट ऑलरेडी मैंने डिस्कस करा दिया था। न्यूमेरिकल्स में आपको वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम मेजरली फोकस करने वाले हैं आपके सिलेंडर पे जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। नॉर्मली स्ट्रेस आपको फिगर आउट करना है, स्ट्रेन फिगर आउट करना है। कुछ क्वेश्चंस में यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू गिवन रहती है, स्ट्रेस की वैल्यू गिवन होती है और आपको स्ट्रेन फाइंड आउट करने के लिए बोलता है। तो बेसिकली इनके बीच के रिलेशंस और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल। फिर उसके बाद कई जगहों पे आपको सॉलिड सिलेंडर के अलावा हॉलो सिलेंडर भी देखने को मिल जाता है। कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स में आपको आउटसाइड डायमीटर, इनसाइड डायमीटर, इस तरीके की इंफॉर्मेशन मेंशन रहती है। तो वो सब कुछ हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं। इसके साथ साथ आपके जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सो वो क्वेश्चंस भी आपको मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में करवा दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो एक इन जनरल बहुत ही आसान सा सवाल है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के थ्रू हम दो तीन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी एग्जाम में आपसे इस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं तो उसको लिखना कैसे है। बिकॉज बहुत बार हमसे गलती ये होती है कि हम फाइनल आंसर में कुछ गलती कर देते हैं जिस वजह से हम देख रहे हैं कि पूरा न्यूमेरिकल हमारा काट दिया जाता है। ठीक है, सो हमें मेक श्योर करना है कि अगर बाय चांस हमारा जो फाइनल आंसर है वो थोड़ा सा हमसे गलत हो भी जाए, स्टिल अगर 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन है तो हमें 2-3 नंबर, 4 नंबर तो मिल जाने चाहिए। दो तो बहुत कम हो, 3-4 नंबर मिल जाने चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा लिखने का तरीका जो है न्यूमेरिकल्स को वो भी मैं आपको थोड़ा यहाँ समझा दूंगा। तो बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। हालांकि न्यूमेरिकल्स बड़े इजी है। दूसरा, यूनिट्स को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं कि आपको लेंथ की जो बात होती है या डायमीटर की बात होती है तो आपको उसे मीटर में लेके सॉल्व करना है या फिर में लेके सॉल्व करना है। तो ये भी काफी दिक्कतें स्टूडेंट्स को आती है। तो मैं उस चीज को भी एड्रेस कर दूंगा। मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आप यूनिट्स को ले सकते हैं जिससे आपका आंसर हमेशा सही आएगा। ओके, चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी आपके सामने कोई न्यूमेरिकल आ रहा है तो प्लीज आप ये चीज करिएगा एग्जाम में कि जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है उसको सबसे पहले नोट डाउन करके लिख के दीजिए। ये आपके लिए भी बेनिफिशियल है, एग्जामिनर के लिए भी बेनिफिशियल होता है कि यार थोड़ा सही तरीके से सिस्टमैटिकली स्टूडेंट ने उसे सॉल्व करने की कोशिश की है। ओके, चलिए सो क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास देखते हैं। अ सॉलिड स्टील ट्यूब ऑफ लेंथ 8 मीटर्स। ठीक है, तो लिखते जाएंगे हम। फर्स्ट गिवन इंफॉर्मेशन है, मुझे लेंथ गिवन है कितनी है, 8 मीटर्स। ओके, डायमीटर इज 30 mm। अब देखो यहां पर बात यह आ जाती है कि डायमीटर मुझे में दिया है लेकिन लेंथ तो मुझे उसने मीटर्स में दे दी थी। कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपल एक काम करिए कि डायमीटर में दिया है ना, इसको भी आप मीटर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है ना। सो 30 को आप क्या लिख सकते हैं, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 30 × 10⁻³ ये मीटर्स हो जाता है आपका। ठीक है ना। आ, आप ऐसे लिख लें या फिर आप 0.03 मीटर्स पे लिख सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल, बिकॉज दिस इज वन एंड द सेम थिंग। इतनी मैथमेटिक्स तो सबको पता है, राइट। फिलहाल मैं इसे 10⁻³ में ही रहने दे रहा हूं। ओके, साथ साथ ध्यान रखिएगा कि यार इनिशियली जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो डायमीटर के साथ साथ आप रेडियस भी लिखते चलें। तो इसका आधा होता है रेडियस हमारा, विच इज नथिंग बट योर 15 mm। ठीक है ना। इसको भी आप अगर मीटर्स में लिख लेंगे तो से अगर मैं मीटर में जाता हूं तो × 10⁻³ होता है ना। सो दिस इज द बेसिक थिंग। गिवन इन्फॉर्मेशन हमने लिख ली। नेक्स्ट है आपके पास में लोड दिया है। मुझे लोड पड़ रहा है कितना, 40 kN का। सो लोड जनरली हम पी से डिनोट करते हैं और उसने लिखा है 40 kN। तो प्लीज ध्यान रखिएगा कि आपको इसे न्यूटन में भी कन्वर्ट कर लेना है। सो अब न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे सो दिस बिकम्स 40 × 10⁻³ न्यूटन्स, है ना। अब ये इतनी गिवन इंफॉर्मेशन जब सही तरीके से लिखी रहती है ना, तो आगे हमें सॉल्व करने में भी आसानी आती है और एग्जामिनर को देखने के लिए भी थोड़ा सा इजी जाता है ये। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक इंफॉर्मेशन है, मुझे निकालना है स्ट्रेस, स्ट्रेन और चेंज इन लेंथ की वैल्यू मुझे दे रखी है, राइट। सो चेंज इन लेंथ को कैसे डिनोट किया जाता है, ऐसे डेल्टा एल, दिस इज द चेंज इन लेंथ। कितना है, 63 mm। आप इसे 63 mm लिख लीजिए। साथ ही साथ इसे मीटर में भी कन्वर्ट कर दीजिए तो 63 × 10⁻³ मीटर्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका केवल इंफॉर्मेशन एक साइड में। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये होने के बाद में फिर आपको देखना है कि आपको निकालना क्या है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। सबसे पहले मुझे उसने बोला है कि स्ट्रेस निकाल दीजिए और स्ट्रेन निकाल दीजिए, है ना। तो अब जब आप नेक्स्ट स्ट्रेस निकालने के लिए जा रहे हैं तो प्लीज उसके फॉर्मूला को सही से मेंशन करिए कि स्ट्रेस निकालने के लिए स्ट्रेस सिग्मा से डिनोट होता है, दैट इज गिवन बाय फोर्स पर यूनिट एरिया। करेक्ट। तो ये फॉर्मूला अगेन इंपॉर्टेंट है बिकॉज मार्क्स आपको इसके भी मिलता है। ओके, नाउ
नेक्स्ट स्टेप ले लेते हैं हम, सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स कितना लग रहा है, जो भी फोर्स है हम उसे न्यूटन में रखेंगे, 40 × 10⁻³ न्यूटन से, सो दिस इज 40 × 10⁻³ ओके। और अब हम इसे डिवाइड करेंगे किससे, इसके एरिया से। ओके, हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जब तक हम पाइप की बात कर रहे हैं, या मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस पूरे सिनेरियो में, इस पूरे यूनिट में ही आप ले लो, एरिया जो रहेगा वो πr² ही रहेगा, ठीक है। या कुछ लोग इसे डायमीटर के फॉर्म में लिखते हैं, तो डायमीटर में ये होता है πd² / 4, ठीक है। इट इज वन एंड द सेम थिंग, चाहे आप उसे रेडियस के फॉर्म में यूज कर लीजिए πr², या फिर आप उसे πd²/4 ऐसे डायमीटर के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, जो आप कंफर्टेबल है ना। क्योंकि मैं रेडियस लिख लेता हूं तो मैं इसे πr² ही प्रेफर करता हूं, है ना। सो पाई इंटू रेडियस कितना है तुम्हारा, रेडियस हमने लिखा था 15 × 10⁻³ सो दिस इज 15 × 10⁻³ ये रेडियस है, इस पूरे का स्क्वायर करना है, ठीक है ना। ध्यान रखिए आपने जो फोर्स रखा है वो न्यूटन में लिखा है, और ये रेडियस जो डाला है वो मीटर में डाला है। अब ये मीटर का स्क्वायर बन रहा है तो नीचे वाला आपका स्क्वायर बनेगा, तो दिस बिकम्स Nm/m²। सो दिस इज हाउ, आपका ये बेसिक पता होना चाहिए आपको। तो कई जगह आपने यूनिट देखा होगा कि यार Nm/m² की यूनिट होती है, और इसी Nm/m के स्क्वायर को एक और नाम से बुलाया जाता है पास्कल, ठीक है। सो आपका जो 1 पास्कल होता है ना, 1 पास्कल इज बेसिकली इक्वल टू 1 Nm/m²। तो कहीं पास्कल लिखा है तो इट इज सेम एज Nm/m²। ये यूनिट की जानकारी होना बहुत जरूरी है, बिकॉज बच्चे कई बार इसमें गड़बड़ी कर देते हैं। सवाल का आंसर Nm/m² में निकालते हैं, और फिर जवाब कहीं मेगा पास्कल में या गीगा पास्कल में लिखने लगते हैं। तो जवाब कैसे देना है यूनिवर्सिटी को, वो भी मैं आपको बता देता हूं यहाँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जब सवाल को सॉल्व करने की कोशिश की है, तो हमने ये जाना है कि हमने फोर्स न्यूटन में रखा है और लेंथ मीटर में रखी है, सॉरी रेडियस मीटर में रखा है, तो Nm/m² में हमारा आंसर आने वाला है, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेटर पे लिख के सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है तो मेरे पास वैल्यू पहले से है। सो कैलसी में सॉल्व करके इसका वैल्यू आ रहा है, काफी बड़ा सा वैल्यू आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। सो 56617 126, 56617 126, 0.68। सो काफी बड़ी वैल्यू आ रही है, डरने की जरूरत नहीं है, अभी ये वैल्यू छोटी भी हो जाएगी। चीजें किसमें है, Nm/m² में, तो इतना Nm/m² का क्या बन रहा है, आपका स्ट्रेस बन रहा है, सिग्मा। अब ये जान लीजिए कि आपको इस चीज को कई बार न्यूटन/मीटर की जगह पे मेगा पास्कल में भी डिनोट करना पड़ सकता है। तो वो कैसे डिनोट करते हैं मैं बता देता हूं। देखिए Nm/m² इज सेम एज पास्कल, मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि आप चाहे इसे Nm/m² लिखें, या आप इसे आप पास्कल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल क्या बोल दूंगा कि आप Nm/m² की जगह क्या लिख सकते हैं, पास्कल भी लिख सकते हैं। तो आपने लिख दिया कि यार इतने पास्कल का आपका सिग्मा बन रहा है, स्ट्रेस, ठीक है। अब पास्कल से भी एक और बड़ा यूनिट होता है जिसे हम मेगा पास्कल बुलाते हैं, है ना। सो बहुत बार आपके जो आंसर्स होते हैं या क्वेश्चन में वैल्यूज भी जो होते हैं वो मेगा पास्कल में गिवन होते हैं। तो ये मेगा पास्कल क्या होता है, चलिए आपको दिखा देते हैं। 1 मेगा पास्कल किसके बराबर होता है, 10⁻⁶ पास्कल्स के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखनी है। 1 मेगा पास्कल MPa करके यूनिट होती है, कई बार आपने पहले भी देखा होगा, दिस इज 10⁻⁶ पास्कल्स, ठीक है। तो मुझे अगर मेगा पास्कल से पास्कल में आना है तो मुझे 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। और अगर पास्कल से मेगा पास्कल में आना है तो 10⁻⁶ से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पास्कल है, अब मुझे पास्कल से मेगा पास्कल पे आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10⁻⁶ से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं डिवाइड कर दूं तो अब ये सिर्फ पास्कल नहीं रह जाएगा, ये मेगा पास्कल बन जाएगा। समझ में आया, ठीक है ना। सो 10⁻⁶ से डिवाइड करने का मतलब साफ है कि आप इसे 6 यूनिट पीछे लेके जाए अपना डेसिमल को। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे आ गया। सो आप लिख सकते हैं लास्ट लाइन में कि आपका जो सिग्मा है ना, 56 पॉइंट पे आया था हमारा, सिग्मा इज इक्वल टू 56 पॉइंट। अब क्योंकि हम इतना पीछे आ गए हैं तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, 2 डिजिट काफी है। 0.61 पास्कल की जगह हम क्या लिख देंगे, आप मेगा पास्कल। तो ये प्लीज ध्यान रखिएगा, कई बार आपके आंसर्स जो हैं वो मेगा पास्कल में गिवन रहते हैं, और मेगा पास्कल एक छोटी वैल्यू देता है तो थोड़ा सा हमारे लिए फीजेबल भी रहता है, ठीक है। दिस इज गोना बी योर फाइनल आंसर। आप चाहें तो यहां तक पास्कल लिख के भी छोड़ सकते हैं, बट मैं आपको ये इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आपके आगे के कैलकुलेशंस जो है ना वो थोड़े से इंप्रूव हो जाएं। ये आपके लिए काफी हेल्प करेगा, आपको यूनिट से बाद में डर नहीं लगेगा, ठीक है ना। ये एक तरीका हो गया स्ट्रेस निकालने का, है ना। अब एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा कि कई बार थोड़ा सा मीटर की जगह लोग mm का इस्तेमाल करते हैं।
मैं वो वाला तरीका भी आपको दिखा देता हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम एक काम कर लेते हैं कि स्ट्रेस तो हमने निकाल के रख दिया है, तो थोड़ा सा स्ट्रेन वाला जो काम है वो स्ट्रेन का भी हम आपको निकाल के दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए स्ट्रेन जो है उसको निकालना बड़ा ही आसान होता है, क्योंकि स्ट्रेन का फॉर्मूला है, स्ट्रेन सबसे पहले इससे डिनोट किया जाता है, ऐसा वाला ई, है ना। पिछले थ्योरेटिकल लेक्चर में भी सिखाया था मैंने। स्ट्रेन इज सिंपली गिवन बाय जो चेंज इन लेंथ है डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ होता है। ओके, तो मुझे बताइए यहाँ पे चेंज इन लेंथ कितना था हमारा, 63 mm, और ओरिजिनल लेंथ कितना था, 8 मीटर्स। तो ये में है, ये मीटर्स में है, तो दोनों को अलग अलग तो लिखेंगे नहीं। या तो दोनों को आप में लिख दीजिए या दोनों को मीटर में। तो मैं काम करता हूँ, दोनों को मीटर में कर लेता हूँ। ठीक है, तो 63 इंटू 10⁻³ मीटर्स, ऐसा लिख देते हैं, दिस इज 63 इंटू 10⁻³ ओके, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ 8 मीटर्स। ठीक है, अब आप जब इसे डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, मैंने ऑलरेडी डिवाइड करके रखा हुआ है। जस्ट अ सेकेंड, कैलकुलेटर पे वैल्यू आ रही है 0.00788। ठीक है, सो दिस इज 0.00788। ठीक है, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है, बिकॉज ऊपर भी ये मीटर था नीचे भी मीटर था, तो ये मीटर डिवाइड बाय मीटर कैंसिल हो जाता, तो स्ट्रेन इज यूनिटलेस गाइस। ठीक है ना। समझ में आ गया आपको, बड़ी आसान सी चीज है, कोई खासा डिफिकल्टी है नहीं स्ट्रेस और स्ट्रेन निकालने में। बस स्टूडेंट्स को कभी कभी दिक्कत जो है वो कहाँ आ सकती है, मेजरली तब आ सकती है जब यूनिट्स को लेके वो थोड़े से परेशान हो। अदरवाइज जब आप स्ट्रेस निकाल रहे हैं, स्ट्रेन निकाल रहे हैं, तो फॉर्मूलाज पुट करके नॉर्मली वैल्यू निकलता है। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं चाहता हूं कि आप समझ लें, क्या, कि कई बार कुछ जगहों पे को लेकर कैलकुलेशन सिखाए जाते हैं। ठीक है, तो जब आप को लेकर कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं तो किस तरीके से हमें डील करना है। देखो नॉर्मली हम हर चीज को मीटर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, न्यूटन में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से आंसर निकाल रहे हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारा पास्कल होता है, तो इसकी आगे हम पास्कल लिख सकते हैं। फिर 10⁶ से डिवाइड किया, मतलब 6 यूनिट हम पीछे ले गए और उसको मेगा पास्कल में भी आंसर लिख सकते हैं। ये तो हमने सीख लिया। ठीक है, बट अगर हम यहाँ पे छोटा सा एक बदलाव करें, ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बदलाव करना है हमें। कि अगर अगर मैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम पे कुछ इस तरीके से सॉल्व करूं कि सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, बिल्कुल ठीक है। फोर्स तो मैंने अपना किस में लिख दिया, न्यूटन में लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं जो अपना एरिया है ना, एरिया इज πr², सो पाई इंटू रेडियस, रेडियस को मैं में लग देता हूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो रेडियस अगर में रखना है तो 15 mm, हाँ जी बिल्कुल 15 हो जाएगा यहाँ पे, सो पाई इंटू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो फोर्स मेरा न्यूटन में है, रेडियस मेरा में है, तो न्यूटन डिवाइड बाय स्क्वायर, तो अब मेरा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं निकलेगा, न्यूटन पर स्क्वायर निकलेगा। तो अगर मैं ऐसा करूं तो क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। तो जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे 40 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई πr², तो डायरेक्टली इसको आप कैलसी पे रख के देखिएगा, ज्यादा अच्छे से समझेगा, आपको वैल्यू मिलेगी 56.61। देखिए 56.61 ये वैल्यू मिल रही है आपको। सो इतना न्यूटन पर स्क्वायर जो है आपका स्ट्रेस आ रहा है। और ये जो न्यूटन पर स्क्वायर होता है ना, आप इसी को क्या बोल सकते हैं, यही आपका मेगा पास्कल कहलाता है। ठीक है, जो न्यूटन पर स्क्वायर होता है वही आपका मेगा पास्कल कहलाता है। तो हम फाइनली आंसर लिख सकते हैं कि मेरा सिग्मा इज इक्वल टू 56.61, न्यूटन पर स्क्वायर ही क्या कहलाता है आपका, मेगा पास्कल, मतलब एमपीए कहलाता है। ठीक है, तो यहां पे फायदा क्या हुआ आपका, फायदा ये हुआ कि वो जो बड़ा सा नंबर आता था ना हमारा, जो थोड़ी देर पहले हमारा आया था, क्या 5661726 पॉइंट समथिंग, वो बड़ा सा नंबर नहीं आता है, आप डायरेक्टली न्यूटन पर स्क्वायर में निकालते हैं और वो मेगा पास्कल कहलाता है। ठीक है, तो इससे छोटा सा हमारा बेनिफिट कैलकुलेशन को लेके हो जाता है। देखिए मैं आपको दोनों चीजें बता रहा हूं, मीटर पुट करके भी बता रहा हूं, पुट करके भी बता रहा हूं। ठीक है, क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको किसी चीज का कंफ्यूजन ना रहे आगे जाके। क्वेश्चन के हिसाब से हमें अगर मीटर बेनिफिशियल लगेगा तो हम मीटर लेके सॉल्व करेंगे आगे, बेनिफिशियल लगेगा तो हम को लेके सॉल्व करेंगे। बट आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है, कि जब हम लेके करते हैं तो डायरेक्टली आंसर हमारा मेगा पास्कल में आता है ना। और जब हम मीटर लेके करते हैं तो सिर्फ पास्कल आता है, फिर हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ता है। चाहे तो कहीं साइड में इस चीज को प्लीज लिख लीजिएगा, है ना, कि आपका 1 पास्कल इज बेसिकली व्हाट, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। लेकिन वहीं आप जब मेगा पास्कल की बात करते हैं, 1 मेगा पास्कल,
तो आप उसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर की जगह जब हम लेके करते हैं तो आंसर हमारा डायरेक्टली किस में आता है, मेगा पास्कल में आता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं चाहता हूं कि हर एक स्टूडेंट को पता रहे, बिकॉज एक मैंने ये चीज देखी है कि कई बार अलग अलग टीचर्स अलग अलग जगह अलग अलग पढ़ाते हैं। कुछ टीचर्स आपका में ही लेके बोलते हैं सारे कैलकुलेशन करते रहो, कुछ बोलते हैं नहीं मीटर में ही लेके करो। बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आपको दोनों चीज पता होनी चाहिए, किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं, कुछ रटो मत, प्रॉपर तरीके से करोगे आंसर्स आते हैं आपके। ठीक है, चलिए। से फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखा दिया। अब अगला जो सवाल है वो एग्जैक्टली exactly इस क्वेश्चन से मिलता जुलता है। ठीक है, मैंने सिर्फ नंबर्स चेंज कर रखे हैं और कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करें सॉल्व करने का, और फिर आप वीडियो को प्ले करके आंसर मैच कर दे सकते हैं, मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको सिखाया था, जब भी आपके सामने कोई सवाल आता है तो आपका सबसे पहला काम क्या है कि जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है आपको उस इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करना है। ठीक है ना। सो क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, देखते हैं। अ सॉलिड स्टील ट्यूब, एक स्टील का ट्यूब है जिसकी 6 मीटर की लेंथ है और विथ अ डायमीटर ऑफ 40 mm। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द ट्यूब सबसे पहले हम लिख लेते हैं 6 मीटर्स। ओके, डायमीटर इज 40 mm। चलिए डायमीटर लिख लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि चीज़ें के साथ साथ आप उसे मीटर में भी लिखते चलिए। सो आप इसे 40 × 10⁻³ मीटर्स लिख लीजिए। डायमीटर लिखा है तो साथ ही साथ रेडियस भी लिख लेना चाहिए हमको। सो रेडियस हमारी 20 mm है। आप लिख लीजिए इसे 20 × 10⁻³ है ना। मीटर के बेसिक कन्वर्जन है जो हमें पता होने चाहिए। डिटरमाइन करना है मुझे स्ट्रेस और स्ट्रेन। ठीक है, निकाल देंगे। इफ द चेंज इन लेंथ डेल्टा एल की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 37 mm। चलिए, सो 37 mm हमें लिख लेना है, साथ ही साथ इस वैल्यू को हमें मीटर में भी कन्वर्ट कर लेना है। सो इंटू 10⁻³ मीटर्स। फोर्स भी गिवन है हमें, टेंजाइल लोड है 50 kN का। फोर्स पी से डिनोट किया जाएगा यहाँ पे। सो दिस इज 50 kN, बिकॉज इट इज 50 kN। हम इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे। सो 50 × 10⁻³ न्यूटन्स। सबसे पहला काम, सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन कर लेने का। ठीक है, एक बार हमने इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर लिए, अगला स्टेप है स्ट्रेस और स्ट्रेन निकालना शुरू करेंगे। तो जैसे ही हम स्ट्रेस की बात करेंगे, सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हम इसे बता दें कि स्ट्रेस का फॉर्मूला हमें लिख के देना है उसे। स्ट्रेस इज गिवन बाय फोर्स पर यूनिट एरिया। करेक्ट, चलो निकालते हैं स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू नेट फोर्स, हमने न्यूटन्स में लिख रखा है 50 × 10⁻³। चलो लिख देते हैं, दिस इज 50 × 10⁻³ न्यूटन्स डिवाइडेड बाय द एरिया। एरिया कितना होता है हमारा, पाई इंटू आर स्क्वायर होता है ना। तो चलिए, रेडियस कितनी है मेरे पास, ऊपर वाला मैंने न्यूटन में रखा है, मैं एक काम करता हूँ नीचे वाला मीटर में ही रखता हूँ। सो रेडियस है मेरा 20 × 10⁻³ मीटर्स। तो हम ऐसा लिख देंगे 20 × 10⁻³ पाई आर स्क्वायर। ऊपर नीचे, ऊपर न्यूटन में है नीचे मीटर्स में है, मतलब मेरा आंसर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बनेगा। यही पास्कल होता है, मतलब अब जो मेरा आंसर आएगा वो पास्कल्स में आने वाला है। ठीक है, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू, इसे आप कैल्सी में डालिएगा, मैं ऑलरेडी डाल के निकाल चुका हूँ इसका वैल्यू कैल्सी में। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 39808917। 39808917। 39808917.19। ठीक है, सो दिस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम पास्कल बुलाते हैं, तो हम बोल देंगे कि भाई इतने पास्कल का आपका स्ट्रेस बन रहा है। फिर आप बोलोगे कि यार इसको थोड़ा और अच्छे से मुझे दिखाना है, तो मैं 6 पॉइंट पीछे जाऊंगा। 1 2 3 4 5 6। दिस इज गोना बी 39.80। 8 आ रहा है तो मैं इसे 81 कर देता हूँ, है ना, 808। और अब हम इसे मेगा पास्कल में बुला सकते हैं, है ना। तो ये बड़ा आसान तरीका होता है, आप इस तरीके से इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्ट्रेस आ गया आपका। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका ये था कि आप इसकी वैल्यू को में रखते। में रखते तो फिर आपको ये करना नहीं पड़ता, डायरेक्टली 39.81 ही वैल्यू आती है आपकी, और वो मेगा पास्कल में आती, क्योंकि आपने रखा तो वो न्यूटन पर स्क्वायर होता, और न्यूटन पर स्क्वायर आपका मेगा पास्कल होता है, तो वैसे आंसर आ जाता। ठीक है, चलिए, चाहे तो आप इसे में रख के करके देख सकते हैं गाइस, है ना। लास्ट स्टेप कर लेते हैं। स्ट्रेस हमारा निकल चुका है, नाउ वी हैव टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेन को हम डिनोट करते हैं इससे। स्ट्रेन क्या होता है, जो भी चेंज इन लेंथ है इट हैज टू बी डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ। ठीक है,
सो चेंज इन लेंथ कितना है हमारा 37 mm। आप इसे लिखेंगे 37 इंटू 10⁻³ मीटर्स में। वाई मीटर्स में? बिकॉज लेंथ मीटर में है तो चेंज इन लेंथ को भी मैं मीटर में ले लेता हूँ। या तो दोनों मीटर में लो या तो दोनों में लो। मैं दोनों को मीटर में ले ले रहा हूँ, ठीक है। डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ विच इज 6 मीटर्स, ठीक है ना। सो ऑब्वियसली मीटर मीटर कटता है, मैंने पहले भी बताया था, और स्ट्रेन जो है उसकी वैल्यू यूनिट लेस होती है। डिवाइड करेंगे, मैंने ऑलरेडी डिवाइड करके रख रखा है, 0.0062 वैल्यू आ रही है। और इतनी ही छोटी वैल्यूज आती है जब आप स्ट्रेन निकालते हैं। स्ट्रेन कुछ बहुत बड़ा वैल्यू नहीं होता है। स्ट्रेस हालांकि काफी बड़ा वैल्यू होता है, बट स्ट्रेन हमेशा एक काफी छोटा सा वैल्यू होता है गाइस। ओके, चलिए। सो दो सवाल मैंने आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन को लेकर कराए हैं। आई एम होपिंग कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अब जरा थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन की थोड़ी वैरायटी को हम चेंज करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द थर्ड क्वेश्चन नाउ। अब इस थर्ड क्वेश्चन में छोटा सा माइनर सा मैंने चेंज कर रखा है ना। इसमें यंग्स मॉड्यूलस को इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। क्योंकि यंग्स मॉड्यूलस को लेके भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो अब हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको यंग्स मॉड्यूलस को लेके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो सारा डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो प्रोसेस वही रहने वाला है। जब भी आपके सामने कोई सवाल आता है तो आपका सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है आप प्लीज उसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, ना अ सॉलिड स्टील ट्यूब ऑफ लेंथ 4 मीटर्स। सबसे पहले इंफॉर्मेशन आ गई, मैंने लेंथ इज इक्वल टू 4 मीटर लिख दिया है, विथ अ डायमीटर ऑफ 60 mm। मैंने आपको सिखाया था कि जब आप लिख रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप उसे साथ ही साथ अपने मीटर्स में भी कन्वर्ट करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। डायमीटर लिखा है तो उसके साथ साथ आपका रेडियस भी लिखते चलो आप, ठीक है। सो रेडियस इज नथिंग बट 30 × 10⁻³ मीटर्स, ठीक है। देखो, अगर आप इससे कंफर्टेबल हो तो ठीक है, वरना आप इसकी जगह पे 0.06 लिख सकते थे, है ना। -3 मतलब क्या है, 3 डॉट पीछे जाना है। तो यहां से देखो, 1 डॉट, 2 डॉट और 3 डॉट, मतलब 0.06। बेसिक मैथमेटिक्स से आई थिंक अभी एक फर्स्ट ईयर क्रॉस करके निकले हो तो ये सब तो फिर आता होगा, है ना। तो डिपेंड आपको किस तरीके से फॉर्मेट चाहिए, है ना। मुझे ये थोड़ा प्रेफरेबल लगता है तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ। नेक्स्ट क्या है, लोड दिया है 40 किलो न्यूटन का, तो लोड हम मेंशन कर लेंगे। लोड इज गिवन टू अस एज 40 किलो न्यूटन, एंड बिकॉज किलो न्यूटन में है तो मैं न्यूटन ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, सो इंटू 10⁻³ कर देंगे, तो किलो न्यूटन का ये बन गया न्यूटन, ठीक है। स्ट्रेस और स्ट्रेन निकालना है, और साथ में इंफॉर्मेशन दी है मुझे यंग्स मॉड्यूलस की, ठीक है। यंग्स मॉड्यूलस को हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये मेगा पास्कल में दिया है, सो इट इज गिवन इन 60 MPa। ये एक चीज हमें ध्यान रखना है कि जब हम यंग्स मॉड्यूलस का इस्तेमाल करेंगे तो बाकी चीजें भी अगर मेगा पास्कल में हो तो बहुत बढ़िया रहेगा हमारे लिए, ठीक है ना। चलो, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, हमने नोट डाउन कर लिया। स्ट्रेस निकालना है, स्ट्रेन निकालना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहला काम, मैं स्ट्रेस काफी अच्छे से निकाल सकता हूं यहाँ पे, बिकॉज स्ट्रेस इज गिवन बाय नेट फोर्स एक्टिंग डिवाइडेड बाय द एरिया, ठीक है। देखिए कितना फोर्स लग रहा है हमारा, 40 × 10⁻³ न्यूटन्स, तो ये हो गया हमारा न्यूटन्स में, ठीक है। डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया कितना है, पाई इंटू रेडियस। 30 मीटर्स में रख रहा हूं मैं, है ना। 30 × 10⁻³ का स्क्वायर। ओके, फोर्स रखा था मैंने न्यूटन में, है ना, और रेडियस रखा था मैंने मीटर में, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हमारी चीजें आ चुकी है ना। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो भी देगा, जैसे हमने सीखा, वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में देगा। मैंने कैलकुलेशन कर रखा है पहले से, इसकी जो वैल्यू है ये आती है, काफी बड़ी आती है। दिस इज 1415 4281। This is 4281.67 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हम जानते हैं हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल बुलाते हैं, तो हम लिख देंगे भाई ये हमारे पास्कल्स हैं। और एक चीज हम और करते थे, इस स्टेप के बाद में पास्कल का मेगा पास्कल में कन्वर्ट कर लेते थे। तो 6 पॉइंट पीछे जाना है हमें। 1 2 3 4 5 6 14.15, है ना, मेगा पास्कल्स, ठीक है। जो हम सीखते आ रहे हैं वही चीज हम कर रहे हैं। 14.15 मेगा पास्कल्स हमने निकाल लिया है। एक और दूसरा तरीका ये था कि आप क्या करते, रेडियस को में रखते, है ना। तो अगर आप रेडियस को में रखते तो आप सिर्फ इतना लिखते, 30 का स्क्वायर
और यहाँ पे मीटर की जगह आपका mm² हो गया होता। तो फिर आपको ये वैल्यू ना मिलके डायरेक्टली ये वैल्यू मिलती 14.15, और हम उसको एमपीए लिखते हैं क्योंकि आपने लिखा है तो यहाँ पे मेगा पास्कल आता एमपीए, ठीक है। बट हमने वैसा नहीं किया, हमने ऐसा कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने हिसाब से जैसे कंफर्टेबल हैं वैसे चीजें कर सकते हैं, मैं आपको प्रोसेस बता चुका हूं, ठीक है। अब देखो, स्ट्रेस है मेरे पास में मेगा पास्कल में, यंग्स मॉड्यूलस भी है मेरे पास में मेगा पास्कल में, तो बढ़िया है, दोनों आसानी से कैलकुलेशन में यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें स्ट्रेन निकालना है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? देखिए, आपका जो यंग्स मॉड्यूलस है, इट इज गिवन बाय स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, ठीक है ना। पिछला पार्ट जो था वीडियो का, उसमें थ्योरेटिकल जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने ये सिखाया था, सिंपल चीज है, नहीं भी ध्यान दिया होगा तो अभी दिख रहा है। तो यंग्स मॉड्यूलस ई इज गिवन बाय स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो यंग्स मॉड्यूलस 60 MPa लिख देते हैं, चलिए इसकी वैल्यू इज इक्वल टू सिग्मा 14.15, ठीक है। क्योंकि ये भी एमपीए में था, ये भी एमपीए में, तो एमपीए एमपीए कट जाएगा, वैल्यूज वैल्यूज बचेंगी बस, ठीक है। डिवाइड बाय आपका क्या होता है, स्ट्रेन। तो बस अब यहां से स्ट्रेन निकालना बिल्कुल इजी है। स्ट्रेन कितना हो जाएगा आपका 14.15, इसको डिवाइड करना है आपको 60 से। डिवाइड कर लेते हैं, मैंने पहले रख रखा है 0.236, डिवाइड करने पे आपको 0.236 मिलेगा। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं फाइनल आंसर यहीं लिख देता हूँ। तो ई इज कमिंग आउट टू बी 0.236। देखो, अपना कैलकुलेटर अपने हाथ में रखना, मेरे पास तो ऑप्शन रहता है, बिकॉज मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मैं थोड़े कैलकुलेशंस पहले से करके रखता हूँ। बिकॉज आपके सामने मैं अपना कैलसी उठाऊंगा फिर उसमें कैलकुलेशंस करूंगा तो वीडियो बहुत लेंथी जाएगी, आप ही लोग बोर हो जाओगे उसमें, ठीक है। तरीका मैंने आपको सिखा दिया, ये थोड़ा नया क्वेश्चन था पिछले वाले क्वेश्चन के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे यंग्स मॉड्यूलस की बात की गई थी, है ना। तो उसका फॉर्मूला हमने यूज किया क्या निकालने के लिए, स्ट्रेन निकालने के लिए। स्ट्रेस तो हमने वैसे ही निकाला जैसे हम पहले भी निकाल रहे थे, ओके। चलिए, ये 3 क्वेश्चंस बहुत बढ़िया बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, हमने देख लिए। आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये चौथा क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है आपके पिछले क्वेश्चन की तरह, ठीक है। सो मैं ऐसे करके नहीं दिखाऊंगा बिकॉज कोई सेंस नहीं बनता, इसके जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन कराया था उसके जैसे ही आपको सॉल्व करना है। हाँ, अगर आपको इसका सॉल्यूशन चेक करना है तो मैंने इस वीडियो के जस्ट नीचे इसका पीडीएफ पूरा अपलोड कर रखा है, ठीक है। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्लीज जाके उस पीडीएफ को चेक करें। उस पीडीएफ में आपको इसके आंसर्स वगैरह मिल जाएंगे। एक काम करो, रुको, वेट। अगर तुम्हें मैं एक काम करता हूँ, फाइनल आंसर जो है वो लिख देता हूँ ताकि तुम्हें ज़बरदस्ती पीडीएफ ओपन ना करना पड़े। तो इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे, इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन निकालना था। तो आपका जो स्ट्रेस है उसका आंसर मेरा आया है 13.93 मेगा पास्कल्स, ठीक है। ओके, आप चाहें तो इसे अपना सॉल्व करके मैच करके देख सकते हैं। और जो आपका स्ट्रेन है उसका वैल्यू आया है 0.348, ठीक है ना। तो चलिए ये काम कर देता हूँ, आपको अब अपना पीडीएफ नहीं खोलना पड़ेगा, है ना। खुद से आप सॉल्व करिए और इस आंसर को मैच करने की कोशिश करिए, आ जाएगा एग्जैक्टली पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। फिर भी ना आया तो फिर पीडीएफ खोल सकते हो, बट आई थिंक यू स्मार्ट इनफ, थोड़ा मेहनत करोगे तो आ जाएगा इजीली, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन गाइस। सो अ सॉलिड स्टील ट्यूब ऑफ लेंथ 11 meters with a diameter of this time, ठीक है, डिटरमाइन द चेंज इन लेंथ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द क्वेश्चंस दैट वी हैव डन सो फार, ओके। तो शुरुआत करते हैं, मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बड़ा ही इजी है, वही 2-3 फॉर्मूलाज पे सब कुछ हो जाएगा आपका, ठीक है। सबसे पहला हमारा काम यही होता है कि अपने पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है ना, उस इन्फॉर्मेशन को हम लिख लें, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। सॉलिड स्टील ट्यूब है, लेंथ आपकी 11 मीटर्स है, मेंशन कर दीजिए लेंथ इज इक्वल टू 11 मीटर्स विथ अ डायमीटर ऑफ 50 mm। चलो लिखना शुरू करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे लगे तो आप फॉरवर्ड कर लो, है ना, बिकॉज आपको पता है बेसिक हम यही चीज़ें लिखने वाले हैं। है 10⁻³ मीटर्स में कन्वर्टेड होना चाहिए। साथ ही साथ रेडियस 50 है तो रेडियस इसका अभी 25 mm, और इसे आप मीटर्स में लिखें तो 25 × 10⁻³ मीटर्स, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, ऐसे पावर -3 नहीं लिखता हूँ, ठीक है, बिकॉज मुझे पता है कि ये ज़्यादा थोड़ा लेंदी हो जाता है, स्पेस लेता है ज़्यादा, ठीक है। तो मुझे पता है 50 mm है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, बड़ा आसान है। 3 डॉट पीछे जाना है, तो 0 से फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। दिस इज गोना बी 0.05 मीटर्स, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, थोड़ा बेटर रहेगा, है ना। पॉइंट 025 मीटर्स, ठीक है ना।
सो को आपने सिंपली मीटर्स में कन्वर्ट कर लेना है। ओके, थोड़ा बेटर रहेगा। नाउ आगे बढ़ते हैं हमारे लोड की तरफ। सो नेट लोड जो हमें लग रहा है 60 किलो न्यूटन का है। ठीक है, अब आप जान चुके हैं किलो न्यूटन के साथ साथ हमें न्यूटन भी लिखना है। अब देखो, कोई ना कोई होशियार आपसे आके बोलेगा कि भाई इतना तू क्यों लिखता है, डायरेक्टली फोर्स को लिख, वैल्यू लिख, सॉल्व कर, एक लाइन में आपको सिखा देगा, बोलेगा आगे बढ़ जा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मैं आपको इतना पूरा लिखने के लिए क्यों बोल रहा हूं। देखो, तुम वहां पे कोई एमसीक्यू वाला पेपर सॉल्व करने नहीं बैठे हो, तुम एक यूनिवर्सिटी का एग्जाम लिख रहे हो। वो एग्जाम जो है वो हैंड रिटन एग्जाम है, थ्योरेटिकल पेपर है। हर एक स्टेप की वहां पे वैल्यू होती है, हर एक स्टेप की इंपॉर्टेंस होती है, हर एक फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस होती है। क्योंकि फिर बाद में तुम आके फिर जब ऐसे करते हो ना कि यार एक एक लाइन में कहीं से देख लिया और वो एक एक लाइन में आंसर लिख के तुम आते हो, फिर तुम्हारे 5 नंबर के क्वेश्चन में जब तुम्हें वो काट के 4 नंबर, या 4 तो छोड़ दो, काट के 2 नंबर देके छोड़ देता है, या कई कई केसेस में वो पूरा क्वेश्चन तुम्हारा काट देता है, फिर तुम रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरते हो, 2-3 नंबर से तुम्हारा बैक लग जाता है, तुम उस चक्कर वो उतनी मेहनत क्यों करते हो। मेरा कहना है कि उस चक्करों में पढ़ना ही क्यों है तुम्हें। सिंपल है, अगर आपको सवाल दिया है तो उसकी गिवन इन्फॉर्मेशन अगर लिख दोगे तो कुछ तुम्हारा टाइम तो बिगड़ नहीं जाएगा, है ना। प्रॉफिट ही होता है चीजें सही से लिखी हो तो। 5 नंबर के क्वेश्चन में अगर फाइनल आंसर तुम्हारा गलत भी रहा तो कोई एग्जामिनर तुम्हारा पूरा क्वेश्चन नहीं काटने वाला। वो तुम्हें इतनी लिखी हुई चीजों के 3-4 नंबर डेफिनेटली देगा। ठीक है, फॉर्मूला लगा उसके नंबर देगा, लास्ट से 5 नंबर का क्वेश्चन है तो भले ही वो 2 नंबर काट ले, बट 3 नंबर या 4 भी दे सकता है, हु नोस। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है तुम्हारा थोड़ा प्रेजेंटेशन थोड़ा सा ठीक होना चाहिए। ठीक है, चलिए। सो गिवन इन्फॉर्मेशन हमने लिख ली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कुछ भी इन्फॉर्मेशन है, डिटरमाइन द चेंज इन लेंथ द यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस इज आल्सो गिवन टू अस। सो ई इज इक्वल टू 70 MPa। मेगा पास्कल में, अभी फिलहाल इसको मेगा पास्कल में ही रहने देते हैं, बाद में लगा तो हम इसे पास्कल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। ठीक है, चलो निकालना क्या है, मुझे चेंज इन लेंथ निकालना है। तो यहाँ पे एक नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस होने वाला है हमारे पास। ठीक है, हालांकि कोई नया फॉर्मूला नहीं है, पर तो मैं दिखा देता हूँ। देखो, बहुत लोग कहते हैं कि चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला है डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल डिवाइडेड बाई ए इंटू ई। आप इसे याद कर लीजिए। हाँ, बिल्कुल याद कर सकते हैं, डेफिनेटली याद कर लीजिए। हालांकि आया कहाँ से ये थोड़ा सा देख लो, क्यों, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चंस में बहुत यूज होने वाला है ये चीज जो मैं बता रहा हूँ। सो यंग्स मॉडुलस इज सिंपली गिवन बाय स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। ठीक है ना। सो बेसिक मैथमेटिक्स है, आपका जो स्ट्रेस है वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, करेक्ट। और आपका जो स्ट्रेन होता है वो क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ। अब जिसने भी मैथमेटिक्स पढ़ी है उसको पता है कि जब ऐसी सिचुएशन बनती है कि ऊपर भी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है, नीचे भी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है, तो ये जो एल है वो टॉप पे पहुंच जाता है ना। तो कैसे होता है बताओ, ये एल जो है वो टॉप पे पहुंच जाता है और ये वाला पार्ट यहाँ पे जाता है ना। तो ये एल टॉप पे पहुंच गया तो ये हो गया पी मल्टीप्लाइड बाय एल, और ये एल यहाँ पर आ गया नीचे, तो ये हो गया ए मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एल। अब तुम अपने डेल्टा एल को यहाँ लेके जाओगे तो ई तुम्हारा आ जाएगा नीचे, और ये बन गया तुम्हारा फॉर्मूला। ठीक है ना। तो वही स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन से ही आपका फॉर्मूला निकल आता है, तो आप डायरेक्टली से यूज कर सकते हैं, है ना। सो पी एल डिवाइडेड बाय ए इंटू ई, है ना। सो पी आपका लगने वाला फोर्स जो कि है यहाँ पर, एल आपकी ओरिजिनल लेंथ जो कि है यहाँ पर, है ना। ए आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो आपको रेडियस के बने तो आप पाई आर स्क्वायर से एरिया निकाल लोगे। ठीक है, और ई आपका यंग्स मॉड्यूलस रहा ये। ठीक है ना। सो काफ़ी आसान है, एक बार 2 बार प्रैक्टिस करिएगा तो काफ़ी अच्छे से आपका ये वाला पार्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो पी एल अपॉन ए का फॉर्मूला याद रखना, याद रख सकते हो। थोड़ा सा बन कैसे रहा है उसको भी दिमाग में रखो, बिकॉज ये वाली चीज़ आगे भी आपको कई जगहों पे काम आने वाली है। ठीक है, चलो यहाँ से वैल्यूज पुट अप करना शुरू करते हैं। यहाँ पर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डाउट आता है, दिक्कत आती है कि यूनिट हमें समझ नहीं आ रही है, कौन सी चीज़ मीटर में रखनी है, कौन सी एमएम में रखनी है। तो बता दूं कि या तो हर चीज़ मीटर में रखनी होती है या हर चीज़ एमएम में रखनी होती है, बार बार अलग अलग नहीं खेल सकते आप। ठीक है ना। तो चलो एक बार मीटर में लेके करते हैं हर चीज़। ठीक है ना। फोर्स कितना लग रहा है, 60 × 10⁻³ तो लिख दो सबसे पहले से 60 × 10⁻³ ये तो न्यूटन में रहेगा, कभी कोई किलो न्यूटन में नहीं आता है, हमेशा न्यूटन में रहता है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ 11 मीटर्स की बने, चलो 11 मीटर कर देते हैं, डिवाइडेड बाय, क्योंकि हमने ये मीटर में रख दिया है तो अब हर जगह मीटर चलेगा, है ना। सो इधर भी जो रेडियस है वो मीटर में होनी चाहिए, 0.025, सो दिस इज 0.025, है ना।
सो पी इंटू एल डिवाइड बाई एरिया, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, सो ये हो गया पाई आर स्क्वायर। तो ए आ गया नीचे, अब आएगा तुम्हारा ई। ई है 70 मेगा पास्कल। प्लीज ध्यान रखिएगा कि 70 मेगा पास्कल है यहाँ पे। आप इसे मेगा पास्कल में नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि चीजें यहाँ पे अलग है। आप जब ई की वैल्यू रख रहे हो, आपको मेगा पास्कल में रखनी है, आपको पास्कल में रखनी है। ठीक है? क्योंकि आपने यहां पर चीज मीटर में इस्तेमाल की है, यहां पर चीज मीटर में इस्तेमाल की है, करेक्ट? तो मीटर के साथ में मेगा पास्कल जाता है क्या? नहीं जाता है। ध्यान रखो, पहले भी ये चीज सिखाया था मैंने कि जब 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की बात होती है तो वो 1 पास्कल है ना? तो जब मीटर में खेल रहे हैं तो यूनिट कौन सी आती है? पास्कल वाली। लेकिन जब हम न्यूटन की जगह एमएम में खेल रहे होते हैं, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो ये क्या होता है? मेगा पास्कल। मतलब अगर मैंने इसको एमएम में रखा होता, इसको भी एमएम में रखा होता, तो फिर मैं 70 लिख सकता था, क्योंकि मैं सब कुछ मेगा पास्कल में आ जाता फिर यहाँ पे। ठीक है? बट क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या रखा है, इसे भी मीटर में रखा है, इसे भी मीटर में रखा है, तो ये मैं मेगा पास्कल में नहीं लिख सकता, मुझे इसको पास्कल में कन्वर्ट करके रखना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी होगी गाइस। ठीक है ना? क्योंकि हमने यहाँ पर मीटर का इस्तेमाल किया है, तो मीटर के साथ में पास्कल जाता है, मेगा पास्कल नहीं जाता है। ठीक है? तो चलिए बता दें आपको, हम जानते हैं पहले से, 1 मेगा पास्कल मतलब कितना होता है? 10⁻⁶ पास्कल्स, पता था ना? तो 70 मेगा पास्कल मतलब कितना? बस वही है कि इंटू 10⁻⁶ करना पड़ेगा, आसान भाषा में यही है। मेगा पास्कल से पास्कल में जाना है तो आपको इंटू 10⁻⁶ करना पड़ेगा। दिस इज द वेरी बेसिक थिंग, 70 इंटू 10⁻⁶। समझ गए? ठीक है ना? फिर से ध्यान से देखो, जो समझ के आगे बढ़ा सकते हो, कि क्योंकि मैंने इधर भी मीटर खेला है, तो मीटर के साथ में मेगा पास्कल नहीं जाता, मीटर के साथ में पास्कल जाता है। ये मेगा पास्कल में है तो इंटू 10⁻⁶ करके इसको पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ा। ठीक है? अगर मैं इधर एमएम और इधर एमएम लेता तो मैं सिर्फ 70 लिख सकता था, क्योंकि फिर मेगा पास्कल चल जाता। ठीक है? चलो, आप इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे अपने कैलसी में डाल के, आपको जो वैल्यू है वो आ जाएगी। ठीक है? चलिए वैल्यू निकाल देते हैं, मैंने निकाल के रखा है वैसे इसका वैल्यू, 60 इंटू 10⁻³ वाले का वैल्यू। हाँ, सो ये आ रहा है आपका वैल्यू 4.8। चेंज इन लेंथ, इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा? 4.8। क्योंकि आपने सब कुछ में मीटर का इस्तेमाल किया था, तो ये भी आंसर क्या कहलाएगा? 4.8 मीटर्स कहलाएगा। ठीक है? सो दिस इज गोना बी द फाइनल आंसर गाइस। ओके, एक ये तरीका था इस सवाल को सॉल्व करने का। दूसरा तरीका, जब आप एमएम को लेके सॉल्व करते, तो एमएम लेके आपको क्या करना है, मैं वो भी यहां करके दिखा देता हूं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ठीक है ना? तो अगर आप एमएम वाले प्रेमी हैं, आपको एमएम ज्यादा पसंद है, ठीक है, तो आप सिंपली क्या करते हैं, चलिए यहाँ पे न्यूटन तो न्यूटन ही रहेगा, किलो न्यूटन में कभी हम लेते नहीं, वो हमेशा चीज न्यूटन में ही रहती है। 60 इंटू 10⁻³ सेट है, इंटू एल। क्योंकि मैं एमएम का प्रेमी हूं, तो अब 11 मीटर को मुझे एमएम में लिखना है, तो मीटर, 1 मीटर होता है 1000 mm, तो 11 मीटर मतलब क्या हो जाएगा? 11,000 mm। ठीक है? सो 11 इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा बेसिकली, है ना? सो ये अब हो गया किसमें? ये एमएम में आ चुका है। ठीक है? डिवाइडेड बाय एरिया। सो एरिया, अब मैं रेडियस एमएम में लिखूंगा, तो रेडियस मेरा 25 mm है, तो ये हो गया 25 पाई इंटू आर का स्क्वायर, एरिया आ गया, इंटू ई। जब मैं एमएम में खेल रहा होता हूं, तो मैं डायरेक्टली पूरा पूरा मेगा पास्कल यूज कर सकता हूं, तो मैं सीधे 70 डाल दूंगा, पास्कल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? तो चलिए, अब आप जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे कैल्सी में डाल के, चाहो तो करके देख सकते हो। वैल्यू मैं आपको बता देता हूं, आपको वैल्यू आएगी 4800। ठीक है? और क्योंकि आपने चीजों को एमएम में लिया था, तो ये 4800 mm है। ठीक है? अब आप इसे फाइनली आगे कन्वर्ट करना चाहें एमएम से मीटर में, तो डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा ऑब्वियसली, मतलब 1 2 3 पॉइंट इधर, तो ये हो जाएगा 4.8 मीटर्स। ठीक है? देखिए, जो लोग यूनिट को लेके उतने स्ट्रांग नहीं हैं, उनको शुरू में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, बट प्लीज आप इन क्वेश्चंस को 2 3 बार लिख के प्रैक्टिस करिएगा, है ना? तो आप पूरी तरह से सॉर्टेड हो जाएंगे जहां भी यूनिट की बात होती है वहां पर। और वो करना ही पड़ेगा। अगर तुम उनमें से हो कि मैं एक बार वीडियो देख लूंगा और ऐसे बेड बेड पे लेटे हुए अपने फोन पे तुम चीजें कर रहे हो और सोच रहे हो कि तुम्हारा सॉलिड मैकेनिक्स निकल जाएगा, मेरे को तो समझ में आ गया, एमएम भी, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। ठीक है ना? उठो और पेन चलाओ तो ही काम बनेगा, वरना यूनिट के चक्कर में हमेशा फंसते रहोगे। ठीक है? चलिए,
इसी से मिलता जुलता मैं एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन और दे देता हूं तुम्हें। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, जो एग्जैक्टली मिलता जुलता है पिछले क्वेश्चन से। ये तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। मैं इस क्वेश्चन का आंसर लिख दे रहा हूं, तो जब तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा तो आंसर मैच करने की कोशिश कर लेना। तो जो चेंज इन लेंथ की वैल्यू आ रही है वो 1.59 मीटर्स आ रही है फाइनल सॉल्यूशन के बाद, ठीक है। अगर एक दो बार करने पे तुम्हारा मैच नहीं करता है तो इसका सॉल्यूशन मैंने पीडीएफ में दे रखा है, तो वहां से देख लेना। हर क्वेश्चन में यहां पर इसलिए नहीं कराता हूं वरना वीडियो बहुत लेंदी चली जाएगी, ठीक है। और ऑब्वियसली हर क्वेश्चन मैं करा दूंगा तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे सामने भी तो ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए ना जिसका सॉल्यूशन नहीं है अवेलेबल, तुम्हें खुद पहले करके देखना है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 खत्म। इसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो देखो यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ऐसा है ना कि मैं ये प्लान कर रहा था कि मैं सारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, है ना, जो भी आपसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो वो सारे एक साथ करा देता हूं मैं, ऑल पी वाई क्यूज टुगेदर। तो मैं इसलिए इस पर्टिकुलर वीडियो में पी वाई क्यूज को कवर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसके जस्ट नेक्स्ट वाला जो वीडियो रहेगा उसमें मैं सारे पी वाई क्यूज आपके एक साथ करा दूंगा, ताकि तुम उन्हें सब प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। एंड ऑब्वियसली पी वाई क्यूज को बाद में देखना चाहिए, पहले थोड़ा सीख लो फिर पी वाई क्यू देखना, बिकॉज पी वाई क्यू थोड़ा सा टफ है, इतना ईजी नहीं मिलेगा तुम्हें। बट हाँ, अगर ये समझ में आया तो पी वाई क्यू जरूर बनेगा तुमसे। ओके, तो काम हमारा बन चुका है। हमने अभी तक जो क्वेश्चंस देखे हैं वो सॉलिड सिलेंडर के बारे में देखे थे। अब हम क्या करने वाले हैं, हॉलो सिलेंडर के बारे में क्वेश्चंस देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखो, हॉलो सिलेंडर में चीजें कैसे वर्क करती है वो जरा तुम्हें यहाँ पे सिखा देता हूं मैं, ठीक है। तो सिंपल लॉजिक है दोस्त कि सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर में सिर्फ एक ही चीज का फर्क आता है। क्या फर्क आता है? एरिया का। आपका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, सिर्फ उसका फर्क आता है। जब आप अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उन सारे क्वेश्चंस में सॉलिड सिलेंडर करके ऐसा मेंशन था। सॉलिड सिलेंडर क्या होता है? ये कुछ इस तरीके से दिखता है तुम्हारा सॉलिड सिलेंडर, ठीक है ना। तो ये जो पूरी तरह से सॉलिड होता है, ठीक है ना, अंदर कुछ होल नहीं होता, ये पूरा ठोस सॉलिड सिलेंडर होता है। हॉलो सिलेंडर कैसा होता है? ये जो तुम्हारे सामने दिख रहा है वो हॉलो सिलेंडर है। तो हॉलो सिलेंडर में क्या होता है कि एक छोटा सा अंदर की तरफ होल किया जाता है एंड तक, ठीक है। मतलब अगर तुम ऐसे देखोगे, ऐसे, तो आर पार देख सकते हो, तो हॉलो सिलेंडर है, ठीक है। अगर ये ऐसा हो गया तो ये सॉलिड सिलेंडर हो गया पूरा, है ना। होल अगर बंद तो सॉलिड सिलेंडर, होल अगर बना हुआ है तो फिर हॉलो सिलेंडर। करेक्ट। तो सिर्फ एक चीज का फर्क आ जाता है, किसका फर्क आ जाता है? एरिया का फर्क आ जाता है। तो आप जो भी चीज निकाल रहे हो, जैसे आप स्ट्रेस निकाल रहे हो तो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो ये एरिया हॉलो सिलेंडर के लिए अलग रहेगा, सॉलिड के लिए अलग रहेगा। इसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो चलिए, एरिया क्या लेना है हमें वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आप जान रहे हैं यार, एरिया का फॉर्मूला तो सेम होता है, सिंपल। आप उसे पाई आर स्क्वायर बोल सकते हैं, या आपको डायमीटर के टर्म्स में लिखना है तो आप उसे पाई डी स्क्वायर बाय 4 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चल जाता था जब आप किसकी बात करते थे, अपने सॉलिड सिलेंडर की बात करते थे। बट जब आप हॉलो सिलेंडर की बात कर रहे हो तो अब आपका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या है? ये रीजन में है, बताता हूं आपको, ठीक है। तो ये जो रीजन दिख रहा है ना, दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया नाउ, ठीक है। नाउ बिकॉज दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, आपको क्या करना है, इस बड़े वाले सर्कल के एरिया में से क्या करना पड़ेगा आपको, इस छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस करना पड़ेगा। तभी तो ये बीच का एरिया मिलेगा ना। तो बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देना है, बस उतना ही। तो चलिए निकालते हैं ना। एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर विल बी गिवन बाय, बड़ा वाले सर्कल का एरिया कितना है, उसका डायमीटर डी है, सो पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। छोटे वाले सर्कल का डायमीटर स्मॉल डी है, सो पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब आप चाहें तो इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ भी पाई बाय 4 है, यहाँ भी पाई बाय 4 है, दोनों से आप पाई बाय 4 कॉमन ले लीजिएगा, है ना। और आप सिंपली यहाँ लिख देंगे कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर, ठीक है। मेजरली जब भी आप देखोगे, बुक्स में देख लो या कहीं भी क्वेश्चंस में देख लो, तो आपको ये जो फॉर्मूला है ना, ये काफी प्रोमिनेंटली यूज होता हुआ मिलेगा, है ना। तो हमें भी क्या करना है, हमें भी इसी फॉर्मूले को यूज करना है, ठीक है। पाई बाय 4 कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला विच वी कैन यूज टू फाइंड द एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, ठीक है ना। बस इसके अलावा जो कुछ हम पहले यूज कर रहे थे वही सारी चीजें हमें यूज करनी है, और हमारे क्वेश्चन के आंसर्स आते रहेंगे, ठीक है। मीटर में खेलना है, एमएम में खेलना है, वो तुम जान चुके हो। मीटर और एमएम में सिर्फ एक इंपॉर्टेंट रहता है कि जब भी मैं चीजों को मीटर में लेके खेलता हूं तो मुझे जो भी वैल्यूज मिलती है वो पास्कल में मिलती है। लेकिन जब भी मैं चीजों को एमएम में लेके खेलता हूं तो मुझे जो भी वैल्यूज मिलती है वो मेगा पास्कल में मिलती है।
इसके अलावा कोई खासा डिफरेंस आपका नहीं आता है। सिर्फ इस छोटी सी चीज को दिमाग में रखना है, आपका काम बनता चलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस मैं आपको करा देता हूँ। बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, सबसे पहला काम, सबसे पहले जो भी आपकी गिवन इंफॉर्मेशन रहती है आप सबसे पहले उसे लिख लेंगे। ठीक है, चलो। अ हॉलो स्टील ट्यूब ऑफ लेंथ 10 मीटर्स, ठीक है भाई साहब, लेंथ लिख देते हैं इसकी, दिस इज 10 मीटर्स विद आउटर डायमीटर। अब यहाँ पे दो दो डायमीटर है तो हमें बड़ा वाला भी लिखना पड़ेगा। आउटर डायमीटर मैं जनरली कैपिटल डी से बताता हूँ। ठीक है, विच इज 40 mm। ओके, चलो 40 mm लिख लो। एंड वी हैव अ स्मॉलर डायमीटर एज वेल, स्मॉलर डायमीटर, इनर डायमीटर जिसे हम छोटे डी से बताते हैं। इनर डायमीटर रहेगा आपका इसमें 30 mm। ठीक है, चलो। कैरीज अ टेंजाइल लोड ऑफ 60 kN। अब क्योंकि हम इतने स्मार्ट हैं, हम बार बार किलो न्यूटन क्यों लिख के बताएं, हम 60 × 10⁻³ न्यूटन्स लिख देंगे डायरेक्टली, है ना, जगह भी बचानी है। डिटरमाइन द स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन इफ द चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ मुझे गिवन है डेल्टा एल, इसकी वैल्यू है 123 mm। ठीक है, मैं चाहूं तो इसे थोड़ा अच्छे से मीटर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, 123 मीटर्स अभी कर रहा हूं, बाद में देख लेते हैं। अगर एमएम का इस्तेमाल रहा तो एमएम में यूज कर लेंगे, मीटर का अगर लगा तो मीटर में कर लेंगे। ठीक है, लिख ले रहे हैं फिलहाल बस गिवन इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, डायमीटर भी अगर आप मीटर में लिखना चाहो भी लिख सकते हो, बट फिलहाल एमएम में रखो, जरूरत देखते हैं ना। अभी हम एमएम मीटर तो हम सीख चुके हैं, अब हमें डर तो है नहीं, है ना। हमें पता है कि जब हम एमएम में खेलेंगे तो आंसर मेगा पास्कल में आएगा, जब हम मीटर में खेलेंगे तो आंसर पास्कल्स में आएगा। तो ठीक है ना, कभी एमएम में भी खेल के देख लेते हैं, है ना। तो चलो इस बार एमएम में ही करके देखते हैं, है ना। चलो, नाउ द क्वेश्चन इतना है, स्ट्रेस निकालना है। तो जैसे मैंने आपको सिखाया था कि यार आप स्ट्रेस में सिंपल फोर्स पर यूनिट एरिया करने वाले हैं, तो ये एरिया ही एक चीज है जो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है व्हेन इट कम्स टू हॉलो सिलेंडर। तो जब आप हॉलो सिलेंडर का काम कर रहे हो ना, तो मेरा कहना ये रहेगा कि यार आप एक काम करो, आप एरिया जो है ना वो उसको पहले निकाल लेना। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, हमने देख रखा है, दिस इज पाई/4 इंटू आउटर डायमीटर का स्क्वायर माइनस इनर डायमीटर का स्क्वायर। तो मैं अगर इतना काम करके रख लूंगा तो बढ़िया रहेगा। तो पहले हम एरिया को निकाल लेंगे। ठीक है ना। सो जो एरिया हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया यूज होने वाला है उसे निकाल लेते हैं। दिस इज पाई/4। मीटर में निकालें कि एमएम में निकालें सर? ठीक है ना यार, एमएम में निकाल लेते हैं, अब हम खेलना सीख चुके हैं तो चलो। डायमीटर में लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। इसको उठा के आप डाल दीजिएगा अपने कैलसी में, और चलिए देख लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। सो एरिया की जो आपकी वैल्यू आ रही है, इट इज कमिंग आउट टू बी 549.5। दिस इज 549.5। क्योंकि हर चीज मैंने एमएम में रखा था तो मतलब मेरा जो एरिया है वो भी एमएम स्क्वायर में आया है। आप इस यूनिट को लिखना कभी मत भूलिएगा। ठीक है, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब चाहो तो इस एरिया को एज इट इज ऐसा ही रहने दो, या चाहो तो इसे आप मीटर स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी, करना है करो, नहीं करना है छोड़ दो। ठीक है, आगे जैसा लगेगा। और अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना भी है तो मैं बता देता हूँ, बड़ा सिंपल काम होता है। अगर आप इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आपको एमएम से मीटर, छोटे से बड़े यूनिट पे जा रहे हो, तो इंटू 10⁻⁻6 लगा देना, तो ये बन गया तुम्हारा मीटर स्क्वायर। बट अगेन मैंने कहा कि करना है तो कर सकते हो, नहीं करना छोड़ भी सकते हो, डिपेंड्स। आप ऐसे रखें ऐसे रखें, आगे जो चीज़ें आने वाली हैं अगर वो भी एमएम में लेंगे तो हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे, उसको अगर मीटर में लेना पड़ता तो हम इसको कर लेंगे, है ना। तो बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है, चाहो तो इसे कहीं साइड में लिख के रख लो, काम आएगा आगे भी आपके, कि 1 मीटर स्क्वायर मतलब 10⁻⁶ mm स्क्वायर होता है। ठीक है, मतलब मीटर से एमएम में जाना है तो 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करके, मीटर बड़ा है एमएम छोटा है, तो बड़े से छोटे में आ रहे हैं तो फिर 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर छोटे से बड़े में जा रहे हैं ना, एमएम छोटा है मीटर बड़ा है, छोटे से हम बड़े में जा रहे हैं, ऑब्वियसली 10⁻⁻6 से करना पड़ेगा फिर। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स है, इतनी तो 10वीं 11वीं में करके आए होंगे तुम लोग, राइट। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? अब देख लो फिर, अगर नहीं पढ़ा था तो ठीक है, जो मैंने पढ़ा था ठीक है, बढ़िया। एरिया आ चुका है हमारा। अब स्ट्रेस की बात कर लेते हैं, स्ट्रेन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके लिए यहाँ पे स्ट्रेस निकाल देता हूँ। ठीक है, तो आपका जो स्ट्रेस है उसका फॉर्मूला हमें पता है। स्ट्रेस इज सिंपली डिनोटेड बाय सिग्मा विच इज फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, सो सिग्मा इज इक्वल टू, फोर्स न्यूटन में रखना है हमेशा। 60 kN था तो 60 × 10⁻³ ये हो गया हमारा न्यूटन में। ठीक है, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, एरिया को एमएम में डाल देता हूँ।
ठीक है, तो ये हो गया डिवाइडेड बाय 549.5, है ना। तो मैंने ये डाला है न्यूटन में, ये डाला है एमएम में, तो ये बन रहा है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और मैं तुम्हें स्टार्टिंग से ये सिखाता आ रहा हूँ, जो वीडियो बिना फॉरवर्ड किए देख रहे हैं उनको पता है कि जब आप एमएम के साथ खेलते हो तो जो आपका आंसर बनता है वो किस में बनता है, मेगा पास्कल में बनता है ना। ठीक है, आप अपने कैलसी में वैल्यू को डालेंगे, मैंने डाल के रखा हुआ है पहले से। सो ये डिवाइड करने पे मुझे वैल्यू आती है 109.19। ठीक है, सो दिस इज 109.19। और जैसे मैंने आपको सिखाया था कि अगर आप एमएम में खेल रहे हो तो जो आंसर बनेगा वो किस में बनेगा, मेगा पास्कल में। तो आपका डायरेक्टली स्ट्रेस जो है वो मेगा पास्कल में निकल आता है। ठीक है, चलिए। इसके बाद अगर आप स्ट्रेन निकालना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से स्ट्रेन निकालना इज द सिंपलेस्ट टास्क। ठीक है, अभी आपको निकाल के दिखाने की ज़रूरत भी नहीं क्योंकि आप उतने प्रो तो हो गए होंगे। तो फिर भी अगर तुम्हें देखना है तो चलो यहाँ कहीं निकाल देता हूँ। स्ट्रेन इज सिंपली गिवन बाय क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, चेंज इन लेंथ कितना है तुम्हारा, इधर मीटर में है इधर मीटर में है, दोनों मीटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, काम हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज 0.123 डिवाइडेड बाय 10, खत्म, 0.0123। अच्छा, अगर किसी के दिमाग में ये सवाल आ रहा है ना कि इधर तो आप सर एमएम में खेल रहे थे, इधर मीटर में क्यों खेल गए, अरे भैया दो अलग चीज है ना। यहां पर पूरा स्ट्रेस निकालते समय हर वक्त मैं एमएम में खेल रहा था, स्ट्रेन निकालते समय अब स्ट्रेस से मैं स्ट्रेन पे आ चुका हूं, तो मैं इस पूरे में हर जगह जो वैल्यूज पुट करूंगा हर जगह वो एमएम में होनी चाहिए या हर जगह वो मीटर में होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि यार यहाँ पे एमएम खेल रहे थे यहाँ में नहीं, वो इतनी सिंपल सी चीज, आई डोंट थिंक उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी आपको। सिंपल है, एक कैलकुलेशन के टाइम पे या तो सब कुछ एमएम में होना चाहिए, सब मीटर में होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यार मीटर थोड़ा सा इजी पड़ रहा है तो मैंने मीटर में खेल दिया। एमएम में करते तो भी आंसर आपका सेम आता है, विच इज 123 डिवाइड बाय 10,000, विच इज अगेन 0.0123। ठीक है, सो सिंपल चीज है वो, कंफ्यूज मत हो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, चीज़ें तुमसे बन जाएंगी। इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ओके, तो देखो हॉलो सिलेंडर वाला आपने क्वेश्चन देख लिया, काम हमारा हो चुका है खत्म। ओके, आगे बढ़े, श्योर। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली मिलता जुलता है आपके पिछले वाले क्वेश्चन से, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, सब कुछ पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें और आंसर आप बाद में मैच करके देखिएगा। मैं आपके लिए आंसर लिख देता हूं, इसका कितना आ रहा है। ठीक है, और अगर इनकेस आप मैच ना कर पाए आंसर तो फिर ऑब्वियसली इसके पीडीएफ में मैंने इसका सॉल्यूशन अटैच किया है, तो वहां से देख सकते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 जब आप फाइनली सॉल्व करेंगे तो स्ट्रेस की वैल्यू आ रही है 56.61 मेगा पास्कल्स, और आपका जो स्ट्रेन है दैट इज कमिंग आउट टू बी 0.0095। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है आपका, मैच करके देखिएगा, नहीं बने तो पीडीएफ में सॉल्यूशन चेक करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ज्यादा डिफरेंट नहीं, इट्स वेरी वेरी बेसिक डिफरेंट। ठीक है, चलिए सॉल्व करके दिखाते हैं आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, है ना। ये सारे क्वेश्चंस करने के बाद मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस टाइप की वैरायटी का, आप सारे कर पाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। हॉलो स्टील ट्यूब विद इनसाइड डायमीटर ऑफ 100 mm। तो इनसाइड डायमीटर गिवन है छोटा डी, इसकी वैल्यू 100 mm है। ठीक है, गिवन इंफॉर्मेशन लिखना शुरू करते हैं। मस्ट कैरी अ टेंजाइल लोड ऑफ 400 किलोन्यूटन। सो जो टेंजाइल लोड वो कैरी कर रहा है, फोर्स 400 किलो न्यूटन का है, तो 400 इंटू 10⁻³ मेंशन कर देंगे और न्यूटन में लिख लेंगे, है ना। डिटरमाइन द आउटसाइड डायमीटर, चलो भाई साहब थोड़ा सा डिफरेंट है, बाहर वाला डायमीटर निकालना है मुझे। इफ द स्ट्रेस इज लिमिटेड टू 120 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए थोड़ा थोड़ा जिसका दिमाग चल रहा है उसको समझ में आ रहा होगा कि यार ये मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब क्या। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, पास्कल होता है। तो मैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पे पास्कल लिख सकता हूँ क्या, हाँ जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 120 m, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब पास्कल, मतलब मुझे सिग्मा मेगा पास्कल में गिवन है, तो मेगा पास्कल में खेल लेंगे। अच्छा, पिछले दो चार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके मुझे इतना तो समझ में आ गया है, अगर मैं स्ट्रेस को मेगा पास्कल में ले रहा हूं तो मैं बाकी चीजों को एमएम में लेके सॉल्व कर सकता हूं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर आप। तो अगर आप बाकी चीजें एमएम में ले लें तो आप स्ट्रेस डायरेक्टली मेगा पास्कल में लिख पाएंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। हाँ जी सर बिल्कुल कर पाएंगे। ठीक है, कर लीजिए, या फिर आप इसको मीटर में ले लीजिए तो इसको पास्कल में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, वट एवर यू फील। ठीक है,
तो चलो शुरुआत करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। हमें क्या निकालना है? डिटरमाइन द आउटसाइड डायमीटर। मुझे लगता है काफ़ी इजी तरीके से निकल आएगा। फॉर्मूला पुट अप कर देते हैं। सो फॉर्मूला है हमारा स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू नेट फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है। अब स्ट्रेस, चलो मैं मेगा पास्कल में लिख लेता हूँ। सो दिस इज 120। ओके। तो अब क्योंकि मैंने इसे मेगा पास्कल में लिखा है तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि एरिया के टाइम पे सारी चीज़ें में आनी चाहिए। ठीक है। सो फोर्स तो हमारा हमेशा न्यूटन में रहता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज 400 × 10⁻³ एरिया बाय हॉलो डायमीटर है, हॉलो स्टील ट्यूब है ना। हाँ, तो ये होगा पाई इंटू ऑब्वियसली आउटर डायमीटर का स्क्वायर माइनस स्मॉल डायमीटर का स्क्वायर, पाई/4 है ना, पाई/4। दिस इज द फॉर्मूला दैट वी यूज। ठीक है। सो चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। दिस इज 120 इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट अप कर देते हैं। 400 इंटू, या एक काम करते हैं, जैसे काफ़ी इजी है, इस पूरे को मैं इधर लेके चले जाता हूँ, है ना, तो ये इजी रहेगा। ठीक है। तो आ गया आपका पाई/4 इंटू आउटसाइड डायमीटर का स्क्वायर माइनस इनसाइड डायमीटर का स्क्वायर, है ना। ये पूरे डिनोमिनेटर को मैं ऊपर ले आया। ठीक है। ये इंटू क्या है तुम्हारा 120 इज इक्वल टू दिस विच इज 400 इंटू 10⁻³ ठीक है। अब वैल्यूज पुट अप कर लो, काम तुम्हारा काफ़ी आसानी से हो जाएगा। ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कुछ है नहीं यहाँ पे। ठीक है। सो पाई/4, कैपिटल डी तो मुझे निकालना है आउटसाइड डायमीटर। ठीक है। सो D² माइनस, क्योंकि हम मेगा पास्कल में खेल रहे हैं तो बाकी सब में होना चाहिए, तो जो स्मॉल डायमीटर है उसे हमें में लिखना है। ठीक है। सो -100 का स्क्वायर। ठीक है। इंटू 120 इज इक्वल टू 400 इंटू 10⁻³ ठीक है। अब बस बेसिक कैलकुलेशन से यार, 120 नीचे आ जाएगा, 4 मेरा ऊपर चला जाएगा, पाई मेरा नीचे आ जाएगा, तो इसको हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसे ज़रा सॉल्व करके दिखाते हैं, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ी सी आपके लिए जगह बनाऊँ, है ना। बाकी चीज़ों को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि हम थोड़ा सा स्पेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाए। ठीक है ना। और तुम्हारे लिए बढ़िया, एग्जाम टाइम में तुम्हें ऐसे स्पेस की कोई दिक्कत नहीं होती है। बट यहाँ अगर सारा कुछ मुझे एक ही स्क्रीन पे सिखाना है तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक है। चलो, है ना। तो करें, ये D² - 100 को मैं यहीं रखता हूँ। सो D² - 100 का स्क्वायर। ठीक है ना। बाकी सबको राइट साइड में लेके जाएंगे हम, इज इक्वल टू, तो 400 10⁻³ है, मतलब 3 जीरो और लगा दिए हमने। 120 आएगा नीचे, 4 जाएगा मेरा ऊपर। सो इंटू 4, है ना। पाई भी नीचे, 120 भी नीचे, तो नीचे आएगा तुम्हारा पाई और नीचे आएगा तुम्हारा 120। ठीक है। चलो, सो ये हो जाएगा मेरा D² - 100 का स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 100 स्क्वायर क्या होता है 10000, चलो लिख देते हैं, इज इक्वल टू, अब कैलसी पे इस पूरे को पुट अप कर देंगे। तो मैं 1 सेकेंड, मैं कैलसी पे इसको पुट अप करके वैल्यू निकालता हूँ। ओके, सो इस पूरे को मैंने कैलसी पे सॉल्व किया, मुझे वैल्यू मिल रही है 4246.28। ठीक है ना। अब ये राइट साइड में जाएगा तो कितना होगा आपका D² = दिस प्लस 10000, तो ये भी हमने ऐड किया, ये अब बन जा रहा है आपका 14246.28। तो D² अगर इतना है तो D कितना हो जाएगा, आपको इसका अंडर रूट लेना है, तो अंडर रूट लोगे तो कितना आएगा इसका 119.35। दिस इज 119.35, है ना। बेसिक कैलकुलेशन है सब अपने, मैं फ़ोन पे ही अपना वो साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ, तो कर लिया है। ठीक है। आप सब मैथमेटिक्स पढ़ के आए हैं, मुझे लगता नहीं आपको इस कैलकुलेशन में कोई दिक्कत होगी, है ना। सो सिंपल कैलकुलेशंस थे, क्योंकि हर चीज़ हमने में यूज़ की थी, यहाँ पे डायमीटर भी हमने में यूज़ किया था। होने की वजह से हमने वैल्यू भी मेगा पास्कल में ली थी, विच इज सॉर्टेड अगेन। क्योंकि हम में खेल रहे थे तो जो फाइनल आंसर है उसको भी हमें में बोलना पड़ेगा, तो आउटर डायमीटर आपका इतने का है। ओके। चलिए देख लीजिए, इनसाइड डायमीटर 100 था, आउटसाइड डायमीटर 120 के आसपास है, ज़्यादा बड़ा कुछ डिफरेंस नहीं है ना, चलता है। ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रोसीड। अनदर प्रोसेस क्या था कि आप अगर डायमीटर मीटर में लेते तो फिर 120 मेगा पास्कल के लिए आपको 120 × 10⁶ लिखना पड़ता, जो कि पास्कल्स में होता, और वो पास्कल वाला मैंने
PDF वाले नोट्स में भी लिख के दिखा दिया है सॉल्यूशन। तो अगर आपका मन करे तो आप वो पास्कल वाला वहां से देख सकते हैं। ठीक है। इसी से मिलता जुलता एग्जैक्टली एक और क्वेश्चन इसके जस्ट बाद वाला है। ठीक है। तो मैंने वहाँ पे सिर्फ नंबर्स चेंज किए हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो को पॉज करिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। वंस यू आर डन विद दिस, आप आंसर्स मैच करके देख सकते हैं। आंसर्स इसके भी PDF में हैं। बट अगर आप उनमें से हैं जिसको PDF खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, आपका सब कुछ बढ़िया जा रहा है, तो मैं आपके लिए बता देता हूँ। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा, एरिया एरिया छोड़ो, फाइनल आंसर बता देता हूँ। जो इनर डायमीटर, इनसाइड डायमीटर निकालना है मुझे, सेम प्रोसेस रहेगा इस बार, बस कैपिटल लिखिएगा, स्मॉल डी निकालना है हमें। सो ये आ रहा है मेरा 108.8 mm, विच इज सिमिलर टू एक 109 mm आप बोल सकते हैं। तो ये आपका इनसाइड डायमीटर आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे। ठीक है। ओ वेट, सॉरी, आउटसाइड डायमीटर। ओके, वेट, गड़बड़ हो गई मुझसे। एज पर द क्वेश्चन आपको इनसाइड डायमीटर तो गिवन है, आउटसाइड डायमीटर निकालना था, तो ये आउटसाइड डायमीटर मतलब कैपिटल डी आएगा हमारा 109 mm। सही है। बड़ा वाला डायमीटर 109 आ रहा है, छोटा वाला डायमीटर 80 mm था। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बड़ा वाला वैल्यू ज़्यादा है, छोटा डायमीटर की वैल्यू कम है। इट्स गुड। सॉल्व करके देखिएगा, बन जाएगा। नहीं बनता तो PDF में चेकआउट कर लीजिएगा। सो बस इतना ही गाइस। अगर आप इतना काम कर लेंगे तो इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर्स आप देखने वाले हैं उनमें जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं जो कि सॉलिड मैकेनिक्स के इन सब चीज़ों से रिलेटेड है, वो सारे आपसे बनने लगेंगे। वो चीज़ काफ़ी अच्छे से आप कर पाएंगे। ठीक है। सो नॉट टू वरी अबाउट दिस गाइस। ये वीडियो, ये लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है। जिसने इसको अच्छे से किया है उससे आगे के सारे लेक्चर्स बन देंगे। ठीक है। तो बाय बाय गाइस, नेक्स्ट आप अगले वीडियो की तरफ जा सकते हैं।